हाँ, तो देखो आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्यों है और इसका क्या फंक्शन है ये बताया जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों होता है ह्यूमन में। देखो हम लोग बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें, जिसमें कुछ प्रोटीन होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ फैट होता है, हर चीज़ होता है। लेकिन जब वो हम लोग के बॉडी में मतलब जैसे हम लोग अलग अलग चीज़ें खाए, मान लो तुमने कभी पकौड़ा खाया या कुछ और अलग अलग चीज़ है, लेकिन अब पकौड़े से तो तुम्हारे बॉडी में पकौड़ा आगे फिट हो जाएगा और वो तुम्हारा बॉडी बन जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस पकौड़े के न्यूट्रिशंस को निकाल के तुम्हारे बॉडी में यूजेबल फॉर्म में करना, इसको हम लोग कहते हैं पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये काम होता है। ठीक है, डाइजेशन एक काम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, एब्जॉर्प्शन एक काम हो गया, और उसके बाद एक्सक्रीशन भी काम हो गया। ये तीनों काम होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो फिर डाइजेशन होता क्या। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फूड का क्या मतलब हुआ है कि कोई हम लोग ऐसा चीज़ खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, स्टार्च भी है, विटामिन भी है, हर चीज़ है। लेकिन अब हम लोगों को उसमें से फैट अलग करना होगा। फैट हम लोग फैट सेल्स में डालेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एडिपोज सेल्स। उसके बाद जो प्रोटीन होगा उससे हम लोग मसल बनाएंगे, मसल सेल्स बनेगा। और जो कि हम लोग के पास और क्या हो गया, विटामिन्स हो गए। वो विटामिन्स से सारे तुम्हारे जो एंजाइम हो गए उसके एक्टिवेटर्स बन जाएंगे वो। और कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को एनर्जी मिलेगी। तो अब इन ये सारी चीज़, ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम बर्गर खा रहे हो या फिर कुछ और खा रहे हो तो फिर उसमें तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट के बंस हो गए, उसमें जो प्रोटीन का अगर तुम्हारा मीट है तो फिर वो प्रोटीन का पार्ट उसमें आ गया, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स आ गए तो उसमें विटामिन बहुत सारे हो गए। तो अब ये सब चीज़ अलग करके सॉर्ट करके जो अलग अलग करना होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तो अब डाइजेशन जो होता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है। डाइजेशन हम लोग के माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ में जब हम लोग खाते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन शुरू होता है डाइजेस्टिव ये सेलेवरी अमाइलेज से। सेलेवरी अमाइलेज क्या चीज़ डाइजेस्ट करता है, स्टार्च। ठीक है, जितने भी अमाइलेज होते हैं, पैनक्रेटिक अमाइलेज, हर तरीके के अमाइलेज जो होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को वही चीज़ें लिख दी गई, द ह्यूमन डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री ग्लैंड और एसोसिएटेड ग्लैंड। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होने के पीछे क्या, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए क्या होता है, एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स से हम एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एंजाइम प्रोटीनेशियस होता है, और वो हम लोगों के जो जो भी हम लोग खाते हैं उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने से क्या होता है, ब्रेक डाउन करने से उसको एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हम लोग का हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका पहला फंक्शन हो गया डाइजेशन, दूसरा फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन, तीसरा फंक्शन हो गया एलिमिनेशन, या फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखो डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया हम लोग का, माउथ में डाइजेशन हो गया। उसके बाद कुछ डाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में होगा। और सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। अब जो एब्जॉर्प्शन का बात आता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन और कहाँ पे हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन कहाँ से हो जाता है, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, ये बेसिक सा हम लोग का हो गया मैप, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का मैप। ठीक है, अब हम लोगों को समझना होगा कि सबसे पहले हम लोग इंजेशन कहाँ से करेंगे, इंजेशन और ईजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड का इनटेक, और
इजेशन का मतलब होता है फूड का डाइजेशन होने के बाद निकल जाना, एक्सक्रीट हो जाना, ठीक है। सबको पता है एक्सक्रीट कैसे होता है। उसके बाद फिर चलो डाइजेशन हम लोग का शुरू हो जाता है माउथ से, ठीक है। माउथ में किसकी वजह से होता है? सलेवरी अमाइलेज की वजह से। सलेवरी अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च डाइजेस्ट करता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि माउथ, अगर तुमको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि माउथ में डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन का, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना, कार्ब को ही कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च। और उसके बाद लिपिड का जो होता है एब्जॉर्प्शन, वो ये डाइजेशन वो कब होता है? सबसे पहली बार वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यही 3 चीज़ के बारे में ही हम लोग को जो पढ़ना होता है डाइजेशन में, वो यही पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी बहुत बहुत सारे मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट में तुम्हारा विटामिन और ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन वो अभी पढ़ना है नहीं, मतलब वो तुम लोग को उसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। चलो अब देखो, माउथ का हम लोग को समझ आ गया, ये हो गया स्टमक का, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी किसको कहते हैं? बक्कल कैविटी हम लोग कहते हैं माउथ को बक्कल कैविटी कह देते हैं, ठीक है। अब माउथ में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? पहला माउथ का कंपोनेंट क्या हो गया? हम लोग के टीथ हो गए, जिनका फंक्शन क्या है? इस चीज़ का फंक्शन क्या है? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन कहते हैं चबाने को, जो हम लोग चबाते हैं उसको कहते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। उसके बाद टीथ का क्या, ये टंग होता है। टंग का क्या काम होता है? टंग का होता है मिक्सिंग। अब किस चीज़ के साथ मिक्सिंग होता है? मिक्सिंग विथ सलाइवा। अब हम लोग को सलाइवा में मिक्स करके फ़ायदा क्या होता है? सलाइवा में मिक्स करने के 2 फ़ायदे होते हैं। सलाइवा में जैसे पहले तो देख लो मैस्टिकेशन का फ़ायदा क्या है। जब भी हम लोग मान लो एक रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तुम खुद सोचो, जब हम लोग कभी कभी रोटी को दूध में गुड़ के खाते हैं, या फिर कभी भी मतलब हम लोग दाल में डाल के रोटी खा रहे हैं, या कभी भी मतलब उसको सॉफ्ट करने होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। छोटे टुकड़े करने से क्या फ़ायदा होता है? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाने की वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाने की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा जगह पे, मतलब कि मान लो ये एक रोटी है हम लोग के पास, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एंजाइम वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम वर्क कर रहा है। अब इतने जगह पे तो चलो वर्क कर रहा है, यही तुमने इस रोटी का 2 टुकड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो रोटी है यहाँ पे भी वर्क करना चालू कर देगा, यहाँ पे भी वर्क करना चालू करेगा। यहाँ तो कर ही रहा था पहले से, अब यहाँ पे भी तो ज़्यादा एंजाइम वर्क करने लग गया यहाँ पे। अब मान लो इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए तुमने छोटे छोटे, तो इस पर भी वर्क कर रहा है, इस पर भी वर्क कर रहा है, तो फिर बहुत जल्दी से जो तुम्हारा एंजाइम होता है वो इस पर अटैक करके मतलब इसको डिज़ोल्व करना आसान हो जाता है, जब हम लोग क्या कर देते हैं? उसको मैस्टिकेशन कर देते हैं, जब हम लोग उसको अच्छे से पीस देते हैं खाने को, ठीक है। तो मैस्टिकेशन और टीथ का फंक्शन हम लोग को समझ आ गया। अब देखो टंग का क्या फंक्शन होता है कि जैसे अब मान लो कि हम लोग के में सलेवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। सलेवरी अमाइलेज सलेवरी अमाइलेज कहाँ से निकलता है? सलेवरी ग्लैंड से। सलाइवा में होता है सलेवरी अमाइलेज, और वो निकलता है कहाँ से? सलेवरी ग्लैंड से। सलाइवा क्या होता है? हाँ, सलाइवा को हिंदी में कहा जाता है लार, ठीक है। लार कहते हैं या फिर कुछ थूक भी कहते हैं। तो फिर मतलब कि अब तुम्हारा सलेवरी ग्लैंड से निकलता है क्या? सलाइवा में क्या होता है? सलेवरी अमाइलेज, ठीक है। और सलेवरी अमाइलेज का किस पे वर्क करता है?
स्टार्च के डाइजेशन में, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ये बताया स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में केवल लिपिड्स का डाइजेशन नहीं होता है, लिपिड्स, स्टार्च, प्रोटीन, हर चीज़ का डाइजेशन जो होता है वो यहाँ पे होता है। लेकिन स्टमक में केवल प्रोटीन का होता है और ये माउथ में केवल स्टार्च का होता है। यहाँ पे ना लिपिड, यहाँ पे भी लिपिड का नहीं हो सकता, यहाँ पे भी लिपिड का नहीं हो सकता, यहाँ पे तो सबका ही होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका डाइजेशन हो जाता है। अब देखा जाए हम लोग को सलाइवरी ग्लैंड पता लग गया। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? सलाइवरी ग्लैंड हम लोग के बक्कल कैविटी में सिचुएटेड होता है। बक्कल कैविटी में हम लोग के क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड हो गया। तो हाँ, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो हम लोग का माउथ होता है वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। माउथ में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है। किसका? स्टार्च का। स्टार्च का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है, कुछ परसेंटेज होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है स्टार्च का, ठीक है। तो स्टार्च अराउंड ये स्टार्च लगभग 40 to 60% जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है कहाँ पे? माउथ में, ठीक है। और बाकी जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तुम लोग कभी कभी ये फील भी करोगे, मान लो कभी ब्रेड तुम खा रहे हो, ठीक है, ब्रेड या रोटी खा रहे हो, तो फिर जो हम लोगों का ब्रेड जब हम लोग खाते हैं तो फिर अगर तुम बहुत देर तक चबाते रहोगे, मतलब थोड़ा देर तक तो ठीक रहता है, नॉर्मल टेस्ट होता है, लेकिन अगर बहुत देर तक चबाते रहोगे तो तुम लोग को थोड़ा सा मीठा लगने लगेगा। मीठा लगने का वजह ये होता है कि वो जो स्टार्च होता है वो ब्रेक हो जाता है इसमें, सैकराइड्स में। सैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। और जो डाइसैकराइड होते हैं वो क्या होते हैं? डाइसैकराइड का एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? चीनी में होता है। और जो सुक्रोज किस क्या क्या चीज़ से बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है। तो फिर सुक्रोज बन जाता है। ये डाइसैकराइड का क्या मतलब हो गया कि अगर मान लो दो ग्लूकोज है जुड़ा हुआ है आपस में, तो एक ग्लूकोज या एक फ्रक्टोज या फिर ऐसे इस तरीके से जुड़ा है तो वो हो गया डाइसैकराइड। पॉलीसैकराइड क्या हो गया कि जब ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो वो हो गया। और पॉलीसैकराइड क्या होता है? स्टार्च होता है। यानी कि स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? आलू में मिलता है बहुत ज़्यादा स्टार्च। तो फिर वही, लेकिन आलू का टेस्ट तो मीठा नहीं होता है, तो जब भी पॉलीसैकराइड होगा तो उसका टेस्ट मीठा नहीं होगा। लेकिन अगर वो डाइसैकराइड होगा या मोनोसैकराइड होगा तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, ठीक है। अब ये माउथ में जो डाइजेशन होना था वो हो गया कंप्लीट। अब देखो सलाइवा का खाली यही फंक्शन नहीं होता है कि मतलब खाली मिला दी और उसमें ये हो गया। देखो सलाइवा क्या होता है? सलाइवा बहुत ही मतलब स्लाइमी हो गया, ठीक है, लिक्विड होता है। तो अगर तुम लिक्विड को इससे मिलाओगे, क्या कहते हैं, सॉलिड फूड से मिलाओगे, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और सॉफ्ट होने से क्या फ़ायदा होता है हम लोगों को? सॉफ्ट होने से हम लोग को फ़ायदा होता है कि जब हम लोग, मान लो तुम सूखा रोटी खा लिए, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा सूखा था और उसको कोई सॉफ्ट करने वाला नहीं था और वो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में चला गया। अब इंटरनल ऑर्गन के ऊपर, मतलब जैसे स्किन तो बाहर के तरफ प्रोटेक्शन होता है, अंदर के तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और तुम्हारा मान लो जो तुमने खाया वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो तुम्हारा कट करते हुए चला जाएगा। तो फिर उससे बचाने के लिए सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है। तो जब हम लोग सॉफ्ट कर देते हैं, जब सॉलिड के साथ लिक्विड मिक्स हो जाता है, सॉफ्ट कर देते हैं, तो बन जाता है क्या? बोलस। तो बन जाता है बोलस। इसको हम लोग कहते हैं बोलस, ठीक है। जो खाना कहाँ से निकलता है? हम लोग के माउथ से निकलता है, एसोफेगस की तरह, एसोफेगस के थ्रू होके जब जा रहा होता है पेट में, तो उस समय उसको हम लोग कहते हैं क्या? बोलस। उस खाने को हम लोग कह देते हैं बोलस। तो बोलस क्या होता है? बोलस जो होता है सॉफ्ट खाना होता है। सॉफ्ट मतलब जो खाना है वो मतलब सलाइवा के साथ मिला होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और वो इजीली पास हो जाता है ईसोफेगस के थ्रू। कहाँ पे? स्टमक में, ठीक है। स्टमक में हम लोग के क्या चला गया? खाना। अब देखो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया माउथ का जो था, माउथ में क्या डाइजेशन हो रहा था? स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था। किसके थ्रू हो रहा था? सलेवरी अमाइलेज के थ्रू हो रहा था। और क्या सलेवरी अमाइलेज के थ्रू हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग को पहुंचाना है, अब क्योंकि हम लोग का ये स्टार्च का थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया, तो हम लोग के में क्या बच गया? प्रोटीन बच गया, लिपिड बच गया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा?
स्टमक में, ठीक है। स्टमक जाएंगे हम लोग, तो फिर जो ईसोफेगस होता है वो कहाँ जाके खुलता है, स्टमक में खुलता है। तो फिर ये मान लेते हैं हम लोग का ये है बक्कल कैविटी, ठीक है। ये हम लोग का नोज़ हो गया, यहाँ पे फेस हो गया, और ये जो है अपना ये बक्कल कैविटी हो गया। यहाँ से क्या हो गया, नेज़ल कैविटी। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है नहीं, अभी रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हो गया अपना बॉडी बन गया, ये सिंपल सा बॉडी, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा गया और ये नीचे 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 गया, ये हो गया क्या, बक्कल कैविटी। ये क्या हो गया, ईसोफेगस, ठीक है। और ये इधर से एक जे शेप बन जाता है। कौन सा शेप बनता है, जे शेप। और ये जे शेप जो होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टमक। स्टमक हिंदी में इसको पेट कह देते हैं, पेट। लेकिन ये पेट जो होता है, जो तुम बाहर से तुमको दिखता है, जो निकल जाता है, वो पेट नहीं निकलता है, वो खाली एक फैट का लेयर जमता है। पेट कभी बाहर नहीं निकलता है। पेट जो होता है बहुत अच्छे से अंदर पैक्ड होता है, किसी का पेट नहीं निकलता, सबका तोंद निकलता है। और तोंद जो होता है वो क्या होता है, एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन में क्या होता है, फैट होता है, फैट का लेयर बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, पेट निकल गया इसका, ठीक है। चलो अब ये हो गया स्टमक। स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन। हम लोग को पता है कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब किसी भी चीज़ का डाइजेशन के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एंजाइम की। एंजाइम की। एंजाइम कौन से एंजाइम से भाई साहब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, कौन से होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम लोग को ये समझ आ गया कि जब यहाँ से बोलस आया, बोलस में क्या था, बोलस में फूड था और थोड़ा बहुत क्या था, सलाइवा का सलेवरी ग्लैंड का सिक्रीशन था कई सारा, ठीक है। और इसमें जो था कार्बोहाइड्रेट कम था, प्रोटीन ज़्यादा था, ठीक है। और प्रोटीन जो था, अब चलो ठीक है, हम लोग का ये हो गया। अब क्या होता है कि हम लोग डाइसेक्राइड और ये सब में यहाँ पे मतलब जो स्टमक होता है, ये सॉरी सलाइवा की वजह से जो क्या कहते हैं स्टार्च होता है, वो डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में, या फिर पॉलीसेक्राइड्स में भी हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा एक्सपोज नहीं रहा, ज़्यादा देर तक तुमने मुंह में नहीं रखा है, तो फिर वो किस में हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड्स में भी कन्वर्ट रह जाता है, ठीक है। तो ये इन तीनों फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये इसमें से खाली जो मोनोसेक्राइड वाला फॉर्म है वो एब्जॉर्बेबल होता है, ठीक है। ये दोनों डाइसेक्राइड भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता और पॉलीसेक्राइड भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन अभी तो हम लोग के पास बात आई है प्रोटीन की, ठीक है। तो ये देखो स्टेप वाइज होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार तुम मिले और पहली बार ही एकदम तोड़ के छोटा छोटा कर दिया और वहीं पे एब्जॉर्ब भी कर ली। ये धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो फिर हम लोगों का चलो ठीक है, यहाँ पे तो हो गया प्रोटीन। एंजाइम, हाँ चलो हम लोग पढ़ रहे थे एंजाइम कौन सा होता है। तो स्टमक में जो एंजाइम रिलीज होता है उस एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, ठीक है। पेप्सिनोजेन रिलीज होता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन रिलीज होता है। पेप्सिनोजेन जो होता है ये एंजाइम इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव एंजाइम नहीं है, इनएक्टिव है। मतलब कि अगर मैं यहाँ प्रोटीन का टुकड़ा रख दूँ, ठीक है, उस पर पेप्सिनोजेन डाल दूँ तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर पेप्सिनोजेन में HCl ऐड हो गया तो ये बन जाता है पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन बन जाता है और ये पेप्सिन जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा एक्टिव एंजाइम हो जाता है। और एक्टिव एंजाइम जो होता है वो किस पे अटैक कर देता है, प्रोटीन पे, ठीक है, प्रोटीन पे। और प्रोटीन को तोड़ के बना देता है किस, क्या, पेप्टोन। पेप्टोन जो होता है ये प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का बनता है, ये बात पता है, अमाइनो एसिड का प्रोटीन बनता है, बहुत बड़ा चेन होता है अमाइनो एसिड का इस तरीके से। अब इसको जब छोटा चेन कर देते हैं, छोटा छोटा चेन बन जाता है, तो बहुत सारे पेप्टोन्स में डिवाइड हो जाता है, इतना इतना पेप्टोन हो गया, ठीक है। अब ये इतना इतना जो पेप्टोन होता है, ये पेप्टोन कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है
बॉडी में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ तुम जो खा रहे हो वो पहले वो बहुत बहुत लेयर, बहुत मतलब बहुत सारे स्टेप्स से टूटती है, उसके बाद एब्जॉर्ब होती है। ऐसे डायरेक्ट कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो, हाँ तो और जब यहाँ पे हम लोग यहाँ से जब बोलस जाता है कहाँ पे, स्टमक में जाता है। तो स्टमक में जाने के लिए ऐसा क्या, मतलब एक तो तुम्हारा ग्रेविटी तो सपोर्ट करते हैं कि यार यहाँ नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे जा रहा है, लेकिन मान लो अगर कोई लेट गया खा के सीधा पड़ गया, ठीक है। अब कोई बंदा पड़ गया तो फिर ऐसा तो नहीं है कि मतलब अब ये, क्योंकि मान लो ऐसे लेटा हुआ है तो यहीं रह जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ रह जाता है। अगर तुम खा के लेट गए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो गले में अटक जाता है, तुम तड़प जाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो उसको उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, खाली ईसोफेगस में नहीं, पूरे ही एलिमेंट्री कैनाल में मसल की लेयर होती है, ठीक है। मसल की लेयर होती है, और मसल की लेयर जो होती है वो मूव करती है, मसल का काम ही होता है मूव करना, ठीक है। और इस जिस मूवमेंट की वजह से इस तरीके का मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट की वजह से ये जो बोलस होता है वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब मूवमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से बोलस नीचे जाए। और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। और इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। हाँ तो प्रोसेस को क्या देते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। पेरिस्टालसिस स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी हो गया, पेरिस्टालसिस भी हो गया। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का सारा सीन समझ गए। अब देखो यहाँ पे जो HCl होता है वो HCl कहाँ से निकलता है, वो भी HCl जो होता है स्टमक के वॉल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो कि क्या क्या रिलीज़ करते हैं, HCl रिलीज़ करते हैं, पेप्सिनोजन रिलीज़ करते हैं। इनको मिला के कह दिया जाता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अच्छा इसमें से एक बात बताओ, अगर हम लोग के अंदर HCl निकल रहा है, HCl कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। HCl जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और pH कितना होता है 1.1 के आसपास। मतलब कि 1 pH जो होता है वो मतलब एक्सट्रीमली ये होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का फुल्का ऐसा कोई नॉर्मल सा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये बात बताओ, यहाँ पे हम लोग के क्या है, यहाँ पे है वॉल है, ठीक है। और ये वॉल क्या चीज़ की बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। अगर तुम्हारे हाथ पे थोड़ा सा HCl गिर जाता है तो फिर वो तुम्हारा हाथ नहीं बचता है, मतलब पूरा जल जाता है हाथ। अगर ये सेम चीज़ तुम्हारे अंदर के वॉल पे हो गई तो सोचो क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। तो डेथ हो सकता है, और अल्सर हो जाते हैं अगर ये टच हो जाए। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, तो इसके पीछे एक मतलब होता है म्यूकस। यहाँ पे जो होता है इसके लाइनिंग में म्यूकस होता है। म्यूकस कहाँ से आता है, यहाँ पे इसी वॉल में गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं उनका फंक्शन होता है म्यूकस रिलीज करना। कहाँ पे रिलीज करते हैं, स्टमक के वॉल से रिलीज करते हैं। तो स्टमक के वॉल पे क्या हो जाता है, म्यूकस हो जाता है। तो ये जाते हैं यहाँ पे, मतलब बच जाते हैं, ठीक है। क्या चीज़ से बच जाते हैं, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से बच जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से हम लोगों का आगे का होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे हम लोगों का ये तो हो गया। अब देखो ये जो क्या कहते हैं, अब हम लोग आगे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा ये HCl का एक फंक्शन और होता है कि मान लो कि तुम्हारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें आ गई खाने के साथ, तो यहाँ पे तो क्योंकि स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक नहीं होता है माउथ का pH, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मान लो बच गया लाइजोजाइम और बहुत सारे, देखो चांसेस तो है कि यहीं पे तुम्हारे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग के जो क्या कहते हैं सेलेब्री अमाइलेज होता है ना, उसमें भी लाइजोजाइम और ये सब एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं। लेकिन मान लो किसी तरह पहुंच गया तो इतने ज़्यादा एसिडिक मीडियम में कोई भी बैक्टीरिया जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोगों का शुरू हो जाता है पार्ट स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, देखो हम लोग पहले ये समझ लेते कि अब तक जो बोलस और इसके थ्रू जो ये सारे फूड आए वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं थे, ठीक है। कंप्लीटली डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का स्टमक में जो था वो कंप्लीटली
स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुआ था, ईसोफेगस में किसी तरह का कोई डाइजेशन होता नहीं है, और यहाँ पे स्टमक में जो होता है डाइजेशन, उसमें खाली प्रोटीन जो होता है वो किस में बनता है, पेप्टोन में बनता है, वो भी कम्प्लीटली अमाइनो एसिड नहीं बन जाता है, वो क्या है, वो पेप्टोन बनता है। स्टार्च क्या बनता है, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। तो फिर ये जितना भी है इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है कहाँ पे, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। हाँ, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले मतलब जो जैसे देखो यहाँ से हम लोग जब निकले, यहाँ से इसको हम लोगों ने कह दिया बोलस, यहाँ पे जब डाइजेशन हो गया तो उसके बाद यहाँ से निकला, तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, हम लोग इसको कह देते हैं, इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड को कह देते हैं काइम, ठीक है, इसको कहते हैं काइम। अब जो काइम जो होता है वो जब यहाँ से निकल रहा होता है, कहाँ से निकल रहा होता है, स्टमक से निकल रहा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, तो उसको रेगुलेट करने के, उसको रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ से कितने भी अमाउंट में नहीं जा सकता है, क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, मान लो सारा जो HCl है वो चला गया या कुछ और चला गया तो दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक होता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कुछ नहीं होता है, स्फिंक्टर होता है मसल होता है, ठीक है, एक तरीके का। जैसे मान लो कि स्फिंक्टर, जैसे तुम्हारा ये एक नॉर्मल ट्यूब जा रहा है, ठीक है, ये ट्यूब है, अब तुमने यहाँ साइड में एक मसल लगा दिया है। मसल किस तरीके से, मसल क्या होता है, मसल मान लो एक रस्सी जैसा तुमने बांध दिया है, जो कि मतलब खुद टाइट हो सकती है, बेसिकली रबर बैंड टाइप हो गया, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा मतलब जब यहाँ से जा रहा है तो फिर ये थोड़ी देर तक तो खुला रहेगा, लेकिन जब मान लो कि फुल हो गया है तो फिर यहाँ पे ये बंद हो जाता है, ये जो होता है मसल टाइट हो जाता है और ये ओपनिंग हो जाता है बंद। तो इसको क्या देते हैं हम लोग, क्या, स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है, स्फिंक्टर, इस वाले को स्फिंक्टर कह देते हैं। हाँ, तो देखो ये जो स्फिंक्टर का, देखो स्फिंक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, जब हम लोग यहाँ से खाना खा रहे हैं तो अगर मान लो यहाँ से ये एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, इसमें रोकने का कोई ज़रिया है नहीं। अब मान लो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होना है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर कुछ रोकने वाला नहीं होगा तो ये तो पहले ही निकल जाएगा, प्रोटीन डाइजेशन से पहले ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन पहुँच जाएगा, तो डाइजेशन कब होगा प्रोटीन का, ठीक है। तो इसलिए भी जब तक हम लोग का प्रोटीन और ये प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट नहीं हो जाता स्टमक में, तब तक ये रहता है बंद, ठीक है। और जैसे ही ये मतलब डाइजेशन हो गया तो ये धीरे खुल जाता है, और खुलने के बाद ये कहाँ पे हम लोग को मतलब ये फूड को ट्रांसफ़र कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा, इतना लॉन्ग होने का फायदा मतलब लॉन्ग होने से मतलब क्या क्या यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने यहाँ पीछे पढ़ा था कि इस लॉन्ग लॉन्ग होने का मतलब ये क्या कहते हैं, इसमें हम लोग का क्या क्या फंक्शन होता है, डाइजेशन तो होता ही है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी इसमें हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा क्यों जाता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो फिर छोटा होना चाहिए, हम लोग तो मतलब कॉमन भाषा में जो छोटा होता है हम लोग उसको स्मॉल कह देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे स्मॉल हम लोग जो है उसके क्या कहते हैं, उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है, ये जो होता है जो मतलब ट्यूब का जो क्या कहते हैं इसको, सरफेस जो ट्यूब का जो एरिया होता है जिसके थ्रू क्या पास होता है, फूड पास होता है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको कहते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि इसका स्मॉल होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे ह्यूमन में देखो, ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो होता है 6.5 मीटर्स, ठीक है। 6.5 मीटर जो होता है ये किसकी लंबाई हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब 6.5 मीटर कोई मतलब छोटी लंबाई नहीं है, हम लोग मैक्सिमम कोई इंसान बहुत लंबा होता है तो 1.8 मीटर का हो गया, 1.9 मीटर का हो गया मैक्सिमम, और यहाँ पर 6.5 मीटर की लंबाई हो गई है, तो समझ जाओ 2-3 आदमी जितना लंबाई है इसका, ठीक है। तीन बहुत लंबे लंबे इंसानों जितना लंबा हो गया, उससे भी लंबा ही हो गया। तो फिर इतना बड़ा जो होता है ये हम लोग के कॉइल होके पैक होता है हम लोग के शरीर में, ठीक है। जिसका मोस्टली जो एक आइडियल ह्यूमन माना जाता है
देखो हम लोग को जो भी डेटा दिया जाता है वो कभी भी एग्जैक्ट किसी एक इंसान का नहीं होता है, ठीक है। एक आइडियल ह्यूमन बीइंग मान लिया जाता है, 5 फुट 10 इंच का इंसान होता है, ठीक है। उसका वेट इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया गया ह्यूमन का एवरेज, और उसके बाद उससे हम लोग मतलब लेते हैं। तो फिर एक जो एवरेज होता है वो 6.5 होता है। हो सकता है किसी का छोटा, हो सकता है किसी का बड़ा हो, लेकिन जो भी है एवरेज यही होगा कि 6 मीटर के, किसी का मतलब 5.5 मीटर मान लो हो गया, किसी का 7 मीटर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब किसी का 12 मीटर हो गया, किसी का 25 मीटर हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो होगा इसके आसपास के रेंज का ही होगा। तो चलो ये हम लोग के पास हो गया। अब तीसरा इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो अ, जो हर्बीवोर होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर में लंबा होता है। क्यों लंबा होता है भाई साहब? देखो हर्बीवोर क्या खाते हैं? हर्बीवोर खाते हैं प्लांट, और प्लांट का रिजर्व फूड क्या होता है? सेल्यूलोज नहीं, स्टार्च होता है। प्लांट का जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च होता है, ठीक है। और उसमें जो सेल वॉल होते हैं, जो सेल वॉल जो हम लोग सेल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो फिर मोस्टली हम लोग जो भी खाते हैं प्लांट में वो मोस्टली स्टार्च होता है, ठीक है। और जब हम लोग एनिमल खाते हैं तो एनिमल में मोस्टली प्रोटीन होता है, ठीक है। मतलब बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है। अब जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन हम लोग को कहाँ मिल जाता है? स्टमक में डाइजेशन मिल जाता है। तो मोस्टली काम तो यहीं पे हो जाता है। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा रखने का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर्बीवोर में जब स्टार्च ज़्यादा है तो यहाँ पे तो कम डाइजेशन हुआ, और वो खा लिया बहुत सारा स्टार्च। तो फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस जिसमें क्या कहते हैं, जो हर्बीवोर होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन हो सके किसका? स्टार्च, ठीक है। अब ये हम लोग को पता लग जाता है कि हर्बीवोर का क्या हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का चलो बेसिक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मतलब खाली याद करने की बातें हो गई, और वो सब चीज़ें ये इतनी हो गई। अब तो समझने की बात यहाँ पे आती है, ठीक है। जो हम लोगों के पास जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके पास इतने ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स, ये हार्मोन्स बोलो, एंजाइम्स आते कहाँ से हैं? एंजाइम्स आते कहाँ से हैं? तो देखो दो सोर्स हैं, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, और दूसरा सोर्स है सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड, जो अदर ग्लैंड जो सिक्रीट करता है। अदर ग्लैंड क्या हो गया? लीवर, लीवर का सिक्रीशन हो गया, पैनक्रियास का सिक्रीशन हो गया, ठीक है। ये दो ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है हम लोग उसको कहते हैं ड्यूडे, ड्यूडेनम की स्पेलिंग तुम लोग स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ड्यूडेनम का DUOD, छोड़ो। ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? डाइजेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत होती है? एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंजाइम्स कहाँ से आने वाले हैं? लीवर से और पैनक्रियास से, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उससे। तो ये सबसे ज़्यादा जो सिक्रीशन हो गया तुम्हारे लीवर और पैनक्रियास से, वो कहाँ होता है? ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम देखो यहाँ पे हम लोग का पहले था, ये यहाँ पे स्टमक था, ठीक है। स्टमक इस तरीके था, स्टमक यहाँ पे आया, और ये यहाँ से सी शेप का बन जाता है, ठीक है। सी शेप्ड, ये जो सी शेप्ड है, कुछ बुक में शायद यू शेप्ड भी लिखा होगा, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट सी शेप्ड होता है, ठीक है। अभी करेक्शन होने के बाद सी शेप्ड कर दिया गया। तो यहाँ पे सी शेप्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों का जो होता है क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज किस तरीके का दिखता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये पैनक्रियाज इधर जुड़ता है, ये क्या हो गया? ड्यूडेनम हो गया, ठीक है। और यहाँ से फूड आया, और इस पार्ट में फूड एक्यूमुलेट हो गया, और सारा जितना भी इसके पास था एंजाइम्स, वो सारे इसने यहाँ पे डाल दिए कि भैया देख अब तुम कर लो अपना डाइजेशन। और जो दूसरा यहाँ पे हम लोग का लीवर होता है, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे हम लोग का लीवर होता है, और लीवर जो होता है वो भी इसी डक्ट में आके जुड़ जाता है, ठीक है। लीवर से या, और गॉल ब्लैडर, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल स्टोर होता है, ठीक है। लीवर जो होता है वो बनाता है क्या? बाइल, ठीक है।
और उसी बाइल को वो स्टोर करके रखता है इसमें, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब कि बेसिकली जितना बाइल बनता है वो सारा इस जगह पे स्टोर होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो ये तेज़ी से दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का आके जुड़ गया, गॉल ब्लैडर भी जुड़ गया और लीवर और पैनक्रियास का भी जुड़ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो ड्यूडेनम में है, यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या आ गया, पैनक्रियाटिक जूस। ड्यूडेनम में क्या क्या आ गया, पैनक्रियाटिक जूस और लीवर का जो होता है बाइल, ठीक है। बाइल का फंक्शन क्या होता है, बाइल का जो फंक्शन होता है वो होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये कहता है ये इमल्सिफिकेशन होता है। बाइल में किसी भी तरीके का कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, फैट जो होता है, फैट का टेंडेंसी होता है कि वो अपना एक ऐसा ड्रॉपलेट बना देता है, ठीक है। तुम अगर फैट क्या होता है, ऑयल्स होता है, अगर पानी में तुम ऑयल डालोगे तो फिर वो ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाता है और फ्लोट करता है। तो अगर ये इस तरीके से रहेगा तो फिर यहाँ पे ये क्या कहते हैं हम लोग का जो लाइपेज होता है, ठीक है। लाइपेज कहाँ से और निकलता है, तो ये जो है ये ग्लोब्यूल बनाने की टेंडेंसी ख़त्म कर देता है और इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ठीक है। कौन, बाइल। बाइल का काम ये होता है, ठीक है। और ये जो बाइल होता है, ये जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उस पर एंजाइम एक्शन करता है और एक्शन करके क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो डाइजेस्ट जो हम लोग को, अब देखो याद करने की जो चीज़ है वो ये है कि तुमसे अगर कभी कभी सवाल पूछ दिया जाएगा कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें क्या क्या होता है। पैनक्रियाटिक जूस में हम लोग का क्या क्या होता है, सबसे पहला तो हो गया अमाइलेज। अमाइलेज का क्या काम होता है, अमाइलेज का, सलेवरी अमाइलेज का क्या काम था, स्टार्च को ब्रेक करना। तो फिर अगर सलाइवा से नहीं निकला है तो उसको क्या कहेंगे, अमाइलेज कहेंगे। तो ये जो है ये स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स में। और मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि किसमें, मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों का एक ये हो गया क्या कहते हैं, माइलेज हो गया। अब एक होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है, ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है जो पेप्टोन्स बने हैं ना, पेप्टोन्स, उनको ब्रेक कर देता है किसमें, अमाइनो एसिड में, ठीक है। अमाइनो एसिड में ब्रेक कर दिया। और ये अगला जो होता है एक तीसरा, वो लाइपेज होता है। लाइपेज का फंक्शन क्या होता है, फैट को तोड़ देता है। फैट को किस में तोड़ देता है, फैट को किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये फैटी एसिड में तोड़ दिया, ठीक है, और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लिसरॉल छोड़ दो, अभी तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिकली तुमको जो समझना है लाइपेज वो ये है कि फैट का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन हो गया, पेप्टोज, पेप्टोन, ये चलो हम लोग का ये तीन हम लोग को याद करना है। ये कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे कभी कभी ये क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन में बोल लिख देगा कि ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार नहीं है तो मतलब सही है कि नहीं है। तो फिर ये तुमको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों का जो काइम आ रहा था, ये जो काइम आया, ये काइम का जो पीएच होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्टमक से आ रहा है, स्टमक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl था। तो फिर यहाँ से जो क्या कहते हैं हम लोगों का लीवर से जो बाइल निकलता है, ठीक है, ये बाइल जो होता है, बाइल एल्केलाइन होता है, ठीक है। ये याद करने वाली बात है, ठीक है, एल्केलाइन। तो ये इसको कर देता है न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये कभी भी ये डैमेज नहीं करता है। और न्यूट्रलाइज एसिड प्लस बेस, एसिड इससे आ रहा है, बेस बन रहा है, तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट जो होता है उसको कह देते हैं हम लोग बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल सॉल्ट का क्या होता है, कलर होता है। बाइल सॉल्ट किसी कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, बाइल सॉल्ट होता है येलो कलर का। इसीलिए हम लोग जो एक्सक्रीशन में निकालते हैं वो येलो कलर का होता है, ठीक है। तुम कभी सोचो कि हम लोग
किसी भी रंग का खाना खाएं मतलब एक्सक्रीशन तो हम लोग का एक ही टाइप के कलर का होता है, तो वो कलर जो होता है वो बाइल सॉल्ट की वजह से आता है और किसी की वजह से नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग ये देख लो कि बाइल एल्कलाइन होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ये याद रख लेना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो हम लोगों का जो पैनक्रियाटिक जूस के जितने भी ये पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं, ये जितने भी होते हैं, ये हमेशा बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम जो हम लोगों का स्टमक था, स्टमक में कौन सा मीडियम होना चाहिए था, एसिडिक मीडियम, और उसमें कौन सा एंजाइम वर्क करता था, पेप्सिन, ठीक है, और HCl में रहता था। चलो ठीक है, तो फिर हम लोगों को अब याद करने की चीज़ जो हो गई, स्टमक में क्या क्या याद करना था, पेप्सिन याद करना था, HCl याद करना था, और म्यूकस याद करना था। ये तीन चीज़ हम लोग को याद करना था। अब यहाँ पे जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग को क्या क्या चीज़ें याद करनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग को पहले तो याद करना है कि लीवर और पैनक्रियाज दोनों ही अपना अपना मतलब कि सिक्रीशन देते हैं, कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम में सिक्रीशन देते हैं डाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग को ये हो गया। अब जो लीवर हो गया उससे क्या आता है, बाइल सॉल्ट आता है, सॉरी बाइल जूस आता है, और बाइल जूस जो होता है वो एसिड बेस रिएक्शन करके बाइल सॉल्ट बना देता है, जो कि हम लोग के एक्सक्रीशन को कलर दे देता है, ठीक है। बाइल का फंक्शन क्या होता है, बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। ये हम लोग का हो गया बाइल का फंक्शन। चलो ये हम लोग के पास सिंपल सा हो गया। और अब जो है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाटिक जूस में से तीन हम लोगों को क्या करना है, तीन याद रखना है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को। ट्रिप्सिन किसको स्टार्च डाइजेस्ट करेगा, पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में तोड़ देगा, ठीक है। और पेप्टोन्स कहाँ से बना है, पेप्टोन्स हम लोग का बना है पेप्सिन से टूटा है, क्या टूटा है, प्रोटीन टूटा है, और बना है क्या, पेप्टोन्स, और पेप्टोन्स डाइजेस्ट होकर क्या बन गया, अमाइनो एसिड, ठीक है। अब लाइपेज जो है, लाइपेज जो टूटता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सब मतलब बेसिक से किस तरीके से डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब चलो आगे का देखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सिक्रीशन होता है वो होता है जिससे सबसे जो मतलब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, अब देखो ये भी बन गया, ये हम लोग का अमाइनो एसिड बना और ये सब चीज़ें बन तो गई, ठीक है। लेकिन अब जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से जो जूस निकलता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस कह देते हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग का इसमें क्या क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास क्या कहते हैं, जैसे कि अमाइलेज बन गया, ठीक है। अमाइलेज अमाइलेज किसको डाइजेस्ट किया, स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। अब स्टार्च को डाइजेस्ट करके इसने क्या बनाया, डाइसैक्राइड बना लिया मान लो, ठीक है। अब डाइसैक्राइड में जैसे सुक्रोज का, अब जैसे जो स्पेसिफिक एंजाइम्स हो गए, ठीक है, मान लो स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास सुक्रोज है, ठीक है, तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज, ठीक है, सुक्रेज, तो सुक्रेज कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस से, ठीक है। अमाइनो एसिड तुम्हारे पास कोई है तो फिर उसका जो मतलब जो मान लो दो अमाइनो एसिड जुड़ा है, तो जो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, कि एकदम इस चीज़ को तोड़ना है, वो कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस से। न्यूक्लियर मान लो तुम्हारा, अब तुम खाए हो तो फिर कोई कुछ चीज़ खाए तो उसमें सेल होगा, सेल में न्यूक्लियस होगा, तो फिर वो हो गया, वो तोड़ने के लिए क्या निकलेगा इससे, न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई भी सब क्या कहते हैं सबस्ट्रेट के आगे एजेस लगा दोगे तो फिर वो उसका एंजाइम बन जाता है, ठीक है। तो ये जब स्पेसिफिक कोई चीज़ तोड़ना है तो फिर उसके लिए होता है, ठीक है। तो अब देखो, तो ये करने का रीज़न क्या होता है, देखो ये जब भी मान लो क्या कहते हैं सुक्रोज को सुक्रेज ने तोड़ा तो फिर ये किस में बन गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बन गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का क्या मतलब है, देखो जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। खुद देखो, अगर मान लो हम लोग आलू है उसमें स्टार्च है, हम लोग उसको पानी में छोड़ दें तो ऐसा थोड़े पानी में घुल जाता है, तो उसको घुल मतलब डिज़ोल्व करने के लिए जो उसको स्पेसिफिकली हर को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस का काम यही होता है कि जो भी मतलब हम लोगों को मिल रहा है क्या, सबस्ट्रेट मिल रहा है, उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन होता है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस। तो इसी इंटेस्टाइनल जूस जो होता है लाइपेज को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में भी तोड़ देता है, ठीक है। और ये जो होता है ये इजीली वाटर सॉल्युबल होके एब्जॉर्ब हो जाता है।
तो ये हम लोग के इंटेस्टाइनल जूस का हो गया काम। तो इसके बाद चलो हम लोग अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हम लोगों का है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी एब्जॉर्प्शन है। अगला टॉपिक क्या है? एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो अब एब्जॉर्प्शन जो होता है, हम लोग देखो एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है हम लोग को ये जानना है पहले तो। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में? जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, 3 पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हो गया। तो फिर देखते हैं आगे। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका जो बाकी पार्ट हो गया वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होता है किस लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। अब एब्जॉर्प्शन के लिए डिज़ाइंड होता है तो इसका हम लोग क्या मतलब समझे? एब्जॉर्प्शन, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन कराना है तो फिर मान लो तुम्हें यहाँ पे पानी गिर गया, ठीक है। अब तुमको एब्जॉर्प्शन कराना है और तुम एक कपड़ा लेके आए और उसको अच्छे से फोल्ड करके इतना छोटा सा यहाँ पे रख दिया, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कि अगर तुम इसको फैला के रखो तो ज़्यादा होगा? अगर तुम फैला के रखोगे तो ज़्यादा होगा। तो मतलब बेसिकली तुम्हें सरफेस एरिया बढ़ाना होता है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अब देख लो, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखो ये तो ट्यूब ही है ना। ट्यूब में स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? बेसिकली ट्यूब ही होता है। तो ट्यूब जो होता है, इस ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे ऐसा कि अब सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है। अगर हम लोग इसमें इस तरीके से प्रोजेक्शन निकाल दें, ठीक है, ये प्रोजेक्शन निकल गया, तो इस प्रोजेक्शन की वजह से ये इतना बड़ा हो गया, खाली इतने से पार्ट में इतना बड़ा सरफेस एरिया हो गया, इतने से पार्ट में इतना बड़ा सरफेस एरिया हो गया, इतने से पार्ट में इतना बड़ा सरफेस एरिया। तो इस प्रोजेक्शन की वजह से क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया। और इस तरीके के प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं विलाई, ठीक है। विलाई जो होता है, इससे अब क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब देखो विलाई के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तुम्हारे पास एक विलाई है, ठीक है। मान लो ऐसा एक विलाई हम लोगों ने देख लिया। तो ये विलाई जो होता है इसके अंदर से एक ब्लड वेसल जाता है, ठीक है, कैपिलरी, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरीज जा रहे हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे सेल्स है जिसमें ब्रश बॉर्डर होता है। ब्रश बॉर्डर तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ब्रश बॉर्डर जानते हैं? ब्रश बॉर्डर होते हैं क्या कहते हैं, ये सेल में भी मतलब विलाई होता है, माइक्रो विलाई। और ये माइक्रो विलाई जो होते हैं इनका फंक्शन भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो मतलब पहले तो इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा, फिर इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सारा एब्जॉर्प्शन यहाँ होने लग जाता है। अब यहाँ से ये एब्जॉर्ब होके, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? उसको किसी भी फूड पार्टिकल को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया तो फिर वाटर सॉल्युबल हो गया। वाटर सॉल्युबल होने के बाद कुछ वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल नहीं भी होते हैं, तो उसके लिए अलग लैक्टियल्स होते हैं, लेकिन तो वो अभी पढ़ना नहीं है। लेकिन मोस्टली जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं? इस वाले ब्लड वेसल में। तो मान लो तुम्हारे अंदर प्रोटीन तुमको चाहिए था, अगर तुमने कुछ खाया जिसमें प्रोटीन है, तो फिर वो इसमें डिज़ोल्व होके, अमाइनो एसिड डिज़ोल्व होके इसके अंदर चला गया, और फिर ये तुम्हारे पूरे ब्लड में घूम गया। और जहाँ पे ज़रूरत थी प्रोटीन की, बेसिकली तुम्हारे मसल सेल्स में ज़रूरत होती है मोस्टली प्रोटीन की, तो वहाँ पे जाके ये प्रोटीन डिपॉजिट हो गया। और तुमने मान लो एक्सरसाइज की है, तो फिर जहाँ पे तुम्हारा वेयर एंड टेयर हुआ है एक्सरसाइज करने की वजह से, वहाँ पे जाके प्रोटीन डिपॉजिट हो गया और तुम्हारा जो मसल ग्रोथ है वो बढ़ गया। तो ये था इस तरीके से होता है क्या? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसकी वजह से होता है? मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या लिया जाता है? हम लोग लेते हैं विलाई लेते हैं। विलाई जो हो गया वो मतलब वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? कैपिलरी एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक हम लोगों के पास है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन, ठीक है।
अब देखो एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन बेसिकली क्या होता है कि जब तुम्हारे ब्लड से सारा मतलब जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, वो सारे हम लोग के सेल के पास गए, ठीक है। यहाँ पे एक सेल है, सेल के पास गए। अब सेल के अंदर मान लो तुम्हारे पास एक अमाइनो एसिड, एक तरीके का अमाइनो एसिड तुमने एब्जॉर्ब किया। तुमने अंडा खाया, उसके अंदर एल्ब्यूमिन था, एल्ब्यूमिन तुमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब तुम्हारे बॉडी को लगा यार ये एल्ब्यूमिन की ज़रूरत है नहीं मेरे को, ठीक है, मेरे को एल्ब्यूमिन नहीं चाहिए, मेरे को कोई दूसरा चाहिए। तो अमाइनो एसिड में सारे रॉ मटेरियल्स तो हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर तुम्हारा जो सेल है वो प्रोटीन, तुम्हारा सेल जो है इसमें ऑल्टर कर देगा, ठीक है, एल्ब्यूमिन में ऑल्टर करके अपने इंटरेस्ट का प्रोटीन बना लेगा। वो कुछ भी हो सकता है, ल्यूसीन और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ये एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का प्रोटीन एसिमिलेशन, हम लोग को समझ आ गया। मान लो हम लोगों ने स्टार्च खाया, ठीक है। अब स्टार्च जो होता है वो लास्टली किस में टूटा था, ग्लूकोज में, या बेसिकली हम लोग समझे तो मोनोसेक्राइड्स में टूटा था, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स में जब टूट गया तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो किस काम आते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के काम आते हैं, रेस्पिरेशन में काम आते हैं ना। रेस्पिरेशन होता है एनर्जी प्रोडक्शन, इससे एटीपी बनता है ना। तो एटीपी प्रोडक्शन में काम आ गए, तो ये भी एक तरीके का एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद स्टार्च का हम लोगों ने समझ लिया, प्रोटीन का हम लोगों ने समझ लिया। और उसके बाद मान लो फैट का एसिमिलेशन क्या होता है। फैट के किस में टूटा था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब फैट का क्या काम होता है, फैट जो होता है वो उस वक्त काम आता है जब हम लोग को इमरजेंसी होती है। मान लो कि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है। जो बॉडी है वो, उसकी टेंडेंसी होती है कि अपने आप को प्रिपेयर करना स्टारवेशन कंडीशन में, ठीक है। अगर तुम कभी भूखे पड़ गए, तुमको खाना नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम लोगों की जो बॉडी है वो स्टोर करने लगती है खाना। तो फिर किसको स्टोर करती है, इससे तो हम लोग एनर्जी बना ली है ग्लूकोज से, और इससे तो हम लोगों ने बॉडी बना ली, ठीक है, मसल्स बना लिए। तो हम लोग के पास जो फैट बचा वो फैट स्टोर हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ पे स्टोर हो जाता है, लीवर सेल्स में, ठीक है, लीवर सेल्स में, ठीक है। ग्लाइकोजन मसल सेल्स में भी होता है, मसल सेल्स में भी स्टोर होता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन में होगा, या फिर किस फॉर्म में, एक और किस फॉर्म में बन सकता है ये, फैट के फॉर्म में, फैटी एसिड, ये एडिपोस एडिपोस टिश्यू के अंदर हो सकता है, ठीक है। एडिपोस टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाता है ये फैटी एसिड, ठीक है। तो ये हो गया पूरी कहानी एसिमिलेशन की। अब अगली कहानी है ईजेशन की। तो देखो ईजेशन हम लोगों ने अभी तक, अच्छा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने बकल कैविटी पढ़ ली, ईसोफेगस स्टमक पढ़ लिया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन नहीं पढ़ा। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो ईजेशन का पार्ट होता है, ठीक है। अब ईजेशन मतलब ईजेशन में ज़्यादातर हेल्प करता है। देखो ऐसा नहीं है कि उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता या डाइजेशन नहीं होता, उसमें भी थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा अमाउंट में होता है। एब्जॉर्प्शन किसका होता है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में H2O का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया वो इसमें हो गया, क्योंकि देखो बॉडी को जब हम लोग फीकल मैटर बनाते हैं, जब हम लोग एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनाते हैं, तो फिर वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गीला होता है। गीला होने का फ़ायदा क्या होता है कि वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बहुत इजीली मूव करता है, ठीक है। अगर इजीली मूव करेगा तभी हम लोग का ज़्यादा, अब देखो वाटर है उसके अंदर, तभी ना एंजाइम उसमें इजीली मूव करके और डाइजेशन करेगा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है। तो उस सारे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो बेसिकली वाटर कंजर्व करना चाहता है ताकि बॉडी में कमी ना हो जाए। खाना खा लिया ऐसा कि पानी के साथ में निकल गया और उसके बाद हम लोग के बॉडी में कुछ बचे नहीं, डिहाइड्रेशन और अलग हो गया। तो इसलिए हम लोग का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वो रीअब्जॉर्प्शन करता है क्या चीज़ का, वाटर का, ठीक है। अभी देखो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो कर दिया, लेकिन तब जब एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो इसको हम लोग एक्सक्रीशन में क्यों पढ़ रहे हैं। एक्सक्रीशन में पढ़ने का ये वजह है कि इसका मेजर पार्ट जो होता है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है।
देखो जो हम लोग खाना खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जितना पार्ट हम लोग खाएं वो हर चीज़ ही मतलब हम लोग डाइजेस्ट कर लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो डाइजेस्टेबल नहीं होती। जैसे कि तुम मान लो अगर तुम कुछ सब्जी खाते हो तो फिर उसमें जो भी प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, और सेल्यूलोज ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब अगर ह्यूमन सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो वो जो सेल्यूलोज है उसका क्या होगा, वो इजीली एक्सक्रीट आउट होगा, उसके अलावा तो कोई उसके पास ऑप्शन है नहीं। तो वो एक्सक्रीट आउट होगा। अब एक्सक्रीट आउट अगर होने लग गया तो फिर मतलब किसके थ्रू होगा, कहाँ पे हम लोग को मिलेगा वो सेल्यूलोज? सेल्यूलोज हम लोग को कहाँ मिलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सब हम लोग को कहाँ मिलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो जैसे देखो हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ा कि यहाँ पे स्टमक था, स्टमक से यहाँ पे कोयलिंग बहुत सारा हुआ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो यहाँ निकलता है, और ये जो होता है इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा कोयलिंग नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन सीधा होता है, ये इस तरीके से जाता है यहाँ से, और ऐसे करके यहाँ से फिर निकल जाता है, ठीक है ये। अब ये जो एंड पार्ट है जहाँ से ये मतलब यहाँ से जैसे देखो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करते करते सारा वाटर कम हो गया। अब यहाँ पे जो होता है ये वाटर के मतलब जो फाइनल फीसिस होता है जिसको हम लोग मतलब एक्सक्रीट करना है हम लोग को, वो जो होता है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है, ठीक है, वाटर का अमाउंट कम हो गया है, ठीक है। और ये जो फीसिस है यही कहाँ से निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा एनस से, ठीक है। अब जो एक्ट ऑफ मतलब हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं उस एक्ट को कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। और ईजेशन, ठीक है, इंजेशन खाना, ईजेशन निकालना, ठीक है, या फिर डेफिकेशन, ठीक है। और ये वाले पार्ट को हम लोग कह देते हैं रेक्टम, जहाँ से निकलता है उसको कह देते हैं एनस, ठीक है, एनस। और एनस और रेक्टम के बीच में सेम उसी तरीके का एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। स्फिंक्टर तुम लोग को अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले। स्फिंक्टर क्या होता है, मसल का एक लेयर होता है, ये मसल का एक रिंग होता है जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब देखो इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, इसमें जो होता है ना इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, एक स्फिंक्टर नहीं होता है। एक जो होता है इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री, और एक वॉलेंट्री होता है जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो तुम्हें बहुत जो मतलब तुम्हें डेफिकेशन करना है, मतलब पोटी करना है, तो फिर तुम उसको रोक सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमको बस आया और तुमको निकल जाना ही पड़ेगा, तुम काफ़ी देर उसको रोक सकते हो। तो ये जो आउटर होता है, ठीक है, वो जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, उसको तुम रोक सकते हो। लेकिन ये वाला जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। जैसे ही तुम अगर मान लो तुम्हारा ये फुल हो गया रेक्टम, तो फिर ये प्रेशर लगाना चालू कर देगा, तो ये तो खुल जाएगा लेकिन ये तुम रोके रहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब तुमको सही जगह मिलेगी तो उसके बाद तुम अपना जो भी लूज़ कर देना, और क्या। उसके बाद एग्जिट फेस कंट्रोल बाय एनल स्फिंक्टर। चलो, अब ये था हम लोग का पूरा कहानी डाइजेशन का, ठीक है। अब डाइजेशन में कोई भी डाउट हो तो पूछें नीचे आके। बाकी राम राम।